हाय, राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com, जहां IIT जेई, नीट और सीबीएसई केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स के एपिसोड्स में आपके लिए लेके आता हूं। और इस एपिसोड में मैं आपके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स लेके आया हूं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की तरह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है। तो यदि आप अपने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के कंसेप्ट्स को रिव्यू करना चाहते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर पे जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चले क्लास में और देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है। तो यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन and momentum of particle simultaneously and accurately। अब इसमें हम देखें कि जो ये दो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन और मोमेंटम और उसके साथ साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। मीन्स हम कोई भी पार्टिकल को लें तो उसकी हम एट ए गिवन इंस्टेंस या तो सिर्फ पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसका मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि यदि क्वांटम मैकेनिक्स में इसको देखें तो ये जो है बेसिकली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। अब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का मतलब ये हो जाएगा कि हम जो है कोई भी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, हम कोई भी पार्टिकल, एवरी पार्टिकल वुड हैव एसोसिएटेड वेव्स। तो एवरी पार्टिकल हैज एसोसिएटेड waves and every wave has associated particle। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या मतलब है। सपोज अब ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल क्या है कि इसके साथ वेव्स एसोसिएट करेंगी या ये इसके साथ वेव्स एसोसिएट कर रही हैं या वेव्स जो इस पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है वो इसके थ्रू ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब ये क्या होगा कि जैसे रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रही है, सपोज उसकी वेवलेंथ इस तरीके से है एंड दिस इज द मीन पोजीशन। ये इसकी जो है वेव की मीन पोजीशन हो जाएगी। अब वैसे ही इस पार्टिकल के साथ यदि और कोई रेडिएशन भी इंसिडेंट हो रही है या इसमें से रेडिएशन एमिट आउट हो रही है तो वो भी इसके साथ वेव्स होंगी, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हों। अब सपोज इसके साथ जो सेकेंड टाइप की वेव एसोसिएटेड है वो इस तरीके से हैं। अब ये जो वेव्स हैं और ये वेव है, अब यदि हम इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करें, अब इन दोनों वेव्स को यदि हम सुपर इम्पोज करते हैं और इसको इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो जहाँ पे ये देखें कि कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सुपर इम्पोज हो रही हैं और कुछ प्लेसेस हैं जैसे यहाँ पे इस जोन में देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है क्योंकि ये सुपर इम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हो रही है। इस जोन में जो है
सुपर इम्पोजिशन प्रॉपर हो रही है, उसके बाद बाकी ये जोन में सुपर इम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हो रही है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और सिर्फ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यदि हम इसके साथ अब ये वेव कैरेक्टर बनाएं तो ये वेव कैरेक्टर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और तो अब इसकी हम अब ये जो रिजल्टेंट वेव आ रही है इसकी हम वेवलेंथ एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर इसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगी उसमें हम उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसमें हम उसकी वेवलेंथ नहीं फाइंड आउट कर सकते, पर उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। या इसके तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका हम मोमेंटम फाइंड आउट करें। अब यदि हम जैसे सेकंड ले रहे हैं कि एवरी वेव हैज़ एसोसिएटेड पार्टिकल, तो अब हम इसको एवरी वेव हैज़ एसोसिएटेड पार्टिकल, अब सपोज मैं एक साउंड क्रिएट करता हूँ, टिंग टोंग। तो अब ये जो साउंड है ये इसकी सपोज जो वेव है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, से ये है। अब बिकॉज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वेव, अब ये बहुत शॉर्ट वेव थी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हम इसकी वेवलेंथ तो प्रिसाइज हो जाएगी, पर अब इसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल की पोजीशन या हम उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी को एग्जैक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो एट ए गिवन इंस्टेंस हम सिर्फ उसकी या तो पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं या उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से यदि हम देखें, सपोज x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वेव पार्टिकल, एंड p इज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल वेव। तो अब क्या हो जाएगा कि इस तरीके से हम इसको देखें तो यहाँ पे क्योंकि हम इसकी पोजीशन एग्जैक्टली जब पार्टिकल वेव है तो उसकी हम पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, और एक बार उसकी हम मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स वुड बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, and delta p would be uncertainty in momentum। तो अब इसको यदि हम प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कई जगह आप कई बुक्स में देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h क्रॉस बाई 2। अब जो h क्रॉस होता है, h क्रॉस जो होता है, h क्रॉस की वैल्यू जो है इट इज़ h बाय 2 पाई, तो हम इसको h क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, h क्रॉस 2 के साथ भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसमें जो है ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। अब यदि हम देखें मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो p वुड बी इक्वल टू m इंटू वी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यदि हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम देख रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के जो क्रिएट होगी वो मास पार्टिकल का चेंज नहीं हो सकता, तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वुड बी इक्वल टू m डेल्टा v। तो अब हम इसको यदि इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा x इंटू m डेल्टा v वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई, या h क्रॉस बाई 2 भी लिख सकते हैं इसको, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई m। तो हम इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालने के लिए,
कि किस तरीके से हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके लिए वैलिड है। अब देखें, जो पार्टिकल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इनटू टू टाइप्स, एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो अब जैसे हमने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन में भी देखा है कि वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। मींस यदि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी देखें तो वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि हम उसको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर हम इसको यदि अप्लाई करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो क्यों वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए यदि हम देखें कि जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ रही है कि जो हमारे पास कार्स आ जाएंगी वो सारी की सारी ऑटोमेटेड कार्स हो जाएंगी, और वो मतलब जीपीएस के थ्रू हम ऑटो ड्रिवन चला सकते हैं। अब जैसे ये आप जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं ये सारी ऑटो ड्रिवन कार्स हैं, और इसकी जीपीएस लोकेशंस के थ्रू, जीपीएस के थ्रू ये चल रही हैं। अब इसमें जो जो वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं जीपीएस में, जब हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं तो वेवलेंथ जो होती है वो अराउंड 1.5 सेंटीमीटर्स, उस जो इंटेंसिटी रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ हम 1.5 सेंटीमीटर्स होती है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड कम होती चली जाएगी, और क्योंकि एनर्जी बहुत कम एसोसिएटेड है तो जो पार्टिकल है या ऑटोमेटिव कार है या और कुछ भी है, तो उसके ऊपर उतनी एनर्जी जब हम उसे सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। हम उसकी पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एक थंब रूल है, और वो थंब रूल ये है कि जब हम जो भी वेव यूज़ कर रहे हैं और जो वेव की वेवलेंथ है, जो वेव की वेवलेंथ है, जैसे ये एक वेव है, अब इसकी वेवलेंथ है, अब सपोज़ जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि हम जीपीएस में 1.5 सेंटीमीटर्स की वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं। अब जो पार्टिकल्स 1.5 सेंटीमीटर या इसकी हाफ वेवलेंथ से छोटे होंगे, जिसका साइज़ 1.5 सेंटीमीटर से छोटा साइज़ होगा, वो उस पार्टिकल को हम बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। अब यदि हम इसको ट्रेस कर रहे हैं और हमने कार में सिगरेट लाइटर को ट्रेस करना है, तो क्योंकि सिगरेट लाइटर यदि 1.5 सेंटीमीटर से छोटा है तो इस रेडिएशन के थ्रू हम उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। पर कार का जो साइज़ है या और जो ऑटोमेटिक व्हीकल है उसका साइज़ बड़ा है, तो उसको हम ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक थंब रूल सा है कि यदि हमने कोई भी वेवलेंथ यूज़ करनी है तो उसके लिए हमारे पास हमेशा एक जो वेवलेंथ है उसके हाफ ऑफ दैट वेवलेंथ से बड़ा पार्टिकल का साइज़ होना चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब इसी कंसेप्ट को यदि हम आगे अप्लाई करें और यदि देखें कि सपोज़ ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में तो अब इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में यदि हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे हम एक रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही इस पे ये रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब ये जब रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली बात हो रही है कि पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से रोटेट करके यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो ये यहाँ पहुँचेगा। अब इस पर फिर से हम वही वेवलेंथ यदि इंसिडेंट कर रहे हैं, अब इस टाइम क्या हो जाएगा कि इसकी हम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि हमने उसका डिस्टेंस ट्रेवल देख लिया तो उसके हिसाब से हम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अब इसमें हम जो यदि ये वेवलेंथ जो हम इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं ये इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होगी। यदि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा कि ये इजेक्ट आउट हो जाएगा और हम फिर इसकी पोजीशन नहीं बता सकते।
और यदि इसको, अब जैसे हमने देखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि E इज इक्वल टू hc/λ, तो इंसिडेंट यदि हम वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहे हैं और वेवलेंथ यदि उससे इंसिडेंट करें और वेवलेंथ यदि हमारी क्रिटिकल वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से के इक्वल या उससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट आउट करा देंगे, तो वो यहाँ पे आएगी। तो इसलिए यदि हम इसे क्रिटिकल वेवलेंथ से ज़्यादा इसकी वेवलेंथ है, अब इलेक्ट्रॉन का यदि हम रेडियस देखें तो इट इज़, ये डायमीटर देखें, इट इज़ से फर्मी इन 1 फर्मी मीटर है, तो हमें वेवलेंथ जो इस पे इंसिडेंट करनी पड़ेगी वो 1 फर्मी मीटर के आसपास की वेवलेंथ को इंसिडेंट करेंगे, या हम कहें कि गामा रेज या इस तरीके की वेवलेंथ इस पे इंसिडेंट करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही हम उसकी वेवलेंथ को छोटी करेंगे तो उसकी हम एनर्जी इतनी बढ़ा देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। पर यदि हम इस पे क्रिटिकल वेवलेंथ नहीं इंसिडेंट कर रहे हैं, हम इस पे क्रिटिकल वेवलेंथ से लेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है कि डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी वुड बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि n1 स्क्वायर जो है, n1 जो है इसकी इनिशियल पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही हम इस पे यदि एनर्जी इंसिडेंट वेवलेंथ इंसिडेंट करेंगे, इसको मैं इससे भी इक्वेट कर सकता हूँ hc/λ, तो यदि वेवलेंथ इंसिडेंट करेंगे तो हम इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और इसकी एनर्जी बढ़ रही है तो इसके इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे रहे हैं। तो हम जब भी इस पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो या तो हम उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो मोमेंटम नहीं बता सकते, या उसका मोमेंटम बता सकते हैं तो पोजीशन नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसीलिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, पर वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे 100% एप्लीकेबल है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं एग्जिस्ट कर सकेगा, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम प्रूव कर सकते हैं। अब जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यदि हम देखें तो इट इज़ 1 फर्मी मीटर, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर वुड बी इक्वल टू 1 फर्मी मीटर, या उसको हम देखें तो फर्मी मीटर्स में हो जाएगा, या इट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। तो यदि अब इसकी क्या हो जाएगी कि ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि डेल्टा एक्स होगी, या तो वो न्यूक्लियस के अंदर है या वो न्यूक्लियस के बाहर है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, ये इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब हम इसको अनसर्टेनिटी के साथ देखें तो अब इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा कि डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो ये है 1 इंटू 10⁻⁻15। तो अब इसको यदि सॉल्व करें तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है विच इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और हम ये कहते हैं कि दैट इज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी, और उससे ज़्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होती है। तो क्योंकि हमारे को जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ रही है दैट इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो ये थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।